हेलो एवरीवन, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, महात्मा गांधी का स्ट्रगल अफ्रीका में हम लोगों ने वो कवर करा था। आज हम लोग यहाँ महात्मा गांधी का स्ट्रगल जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, आज हम लोग वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर के बाद महात्मा गांधी की एंट्री हो जाएगी इंडियन इंडिपेंडेंस के जो स्ट्रगल रहा पूरा उसमें। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया? जनवरी 1915। वो बेसिकली जब हम लोग कहते हैं रिटर्न टू इंडिया, मतलब कहां से? तो अफ्रीका से। तो अफ्रीका से जनवरी 1915 में महात्मा गांधी वापस इंडिया आए। लेकिन यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ हुम, किसने रिक्वेस्ट करा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये मैसेज किसके थ्रू भेजा गया था? सीएफ एंड्रयूज के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर ये जो नाम आया है गोपाल कृष्ण गोखले का, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किस लीडर के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, तो बेसिकली जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिटिकल गुरु की जब मैं भी बात कर रहा हूं तो एक दो चीजें और बता दूं, आप ध्यान में रख सकते हैं इसको, कि जैसे सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु। तिलक के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? इनके थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी, फिर उसके बाद जो सीआर दास हैं वो किसके हैं? बोस के। और स्वामी विवेकानंद किसके हैं? तिलक के। ठीक है, तो जब 1915 में महात्मा गांधी आते हैं तो एक साल तक ये पूरे इंडिया का टूर करते हैं पहले। ठीक है, जो कहते हैं ना एनालिसिस करना, तो वो सब चीजों को एनालाइज करते हैं। आपको यहां पर जान करके ये आश्चर्य होगा, बहुत लोग ये मानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो मॉडरेट पॉलिटिक्स चल रहा था उस समय उसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय जो मॉडरेट पॉलिटिक्स चल रहा था और जो होम रूल एजिटेशन चल रहा था, महात्मा गांधी दोनों में से किसी के मेथड से खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड आइदर विद द मॉडरेट पॉलिटिक्स और द होम रूल एजिटेशन दैट वॉज बिकमिंग पॉपुलर एट दैट टाइम। ठीक है, तो उनका जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली महात्मा गांधी मीन्स क्या? नॉन वायलेंस सत्याग्रह। तो यहां भी उन्होंने यही चीज माना। ही कन्विंस्ड दैट द ओनली टेक्निक कैपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनलिस्ट एम्स वाज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। तो यहां पे कई बार स्टेटमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वो मॉडरेट पॉलिटिक्स के फेवर में उस समय नहीं थे। उसमें भी काफी सारी खामियां होती हैं वो उनको नजर आ रही थी। ठीक है, तो इसके बाद जब वो आए, एक साल तक उन्होंने टूर किया। उसके बाद कुछ एक ऐसी घटना हुई, कौन सी? चंपारण सत्याग्रह की। तो बेसिकली हम लोग इसका बैकग्राउंड एक बार समझते हैं चंपारण सत्याग्रह का। तो हुआ ये था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो बिहार के एक चंपारण जो जिला था, तो वहां पर जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। अगर उनके जैसे बेसिकली यहां पर इसको एक तिनकठिया सिस्टम भी कहा जाता है, तो जिनको नहीं पता है वो बता दूं। बेसिकली ये जो 20 है ना, ये अगर आप जो लोग बिहार यूपी से आते हैं उनको पता होगा कि ये जो 3 कट्ठा होता है ना, ये बेसिकली 1 बीघा के बराबर होता है। ठीक है, ये वहां का लैंड मेजरमेंट का एक तरीका है। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि अगर आप 20 कट्ठे में अगर आप खेती कर रहे हैं तो इसमें से 20 में से इस 3 कट्ठे में आपको क्या करना होगा? इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को 3 कठिया सिस्टम भी कहा गया था। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये 3 कठिया सिस्टम किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब उस समय एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो खैर चला आ रहा था, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब जो मार्केट में उस समय जो जर्मन सिंथेटिक डाई था, ये जो जर्मन सिंथेटिक डाइज था उसने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। तो जब आपको ये चीज पता है कि अगर कोई भी मशीन से बनाई गई चीजें अगर आ रही है मार्केट में, तो वो ऑब्वियसली जो खेत में उगाई जा रही है चीजें इसको तो रिप्लेस करेगा ही। ठीक है,
तो इस वजह से क्या हुआ, जब जर्मन सिंथेटिक डाइज जब मार्केट में आ गए तो ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे इन्होंने हाई रेंट डिमांड करना शुरू कर दिया, किससे, पीजेंट से, और उसके साथ साथ इलीगल ड्यूज भी लेने लगे इनसे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो अब क्या हुआ कि यहां पे जो पीजेंट्स थे दैट वेर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूसर्स प्राइसेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस। मतलब ऐसा था कि आप जो पीजेंट्स है जो ग्रो कर रहा है इंडिगो को, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, जो यूरोपियंस कहेंगे, जो ब्रिटिशर्स कहेंगे, उसी प्राइस पर आपको सेल करना है, ठीक है। तो यहां एक शख्स का नाम आता है राजकुमार शुक्ला का। बेसिकली जो लोग यहां पर बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने ये रिक्वेस्ट करा था महात्मा गांधी से। ये राजकुमार शुक्ला एक लोकल मैन थे वहां के। तो इन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करा कि आप एक बार इस प्रॉब्लम को देखिए। तो महात्मा गांधी जाते हैं चंपारण। बाकी जो दूसरे लीडर्स थे वहां के लोकल लीडर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, तो सबके साथ ये जाते हैं चंपारण, ठीक है। महात्मा गांधी पहुंच गए चंपारण। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब महात्मा गांधी पहुंचते हैं चंपारण तो जो वहां की अथॉरिटीज थी दे ऑर्डर्ड हिम टू लीव द एरिया एट वंस। उन्होंने सीधा महात्मा गांधी से कहा कि चलो इस जगह से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी क्या करा इन्होंने, गांधी डिफाइड द ऑर्डर। इन्होंने मना कर दिया इस चीज से कि आपका ये जो ऑर्डर है आप अपने पास रखें, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। एंड ही प्रेफर्ड टू फेस द पनिशमेंट। अब अंग्रेजों को भी ये लगा कि ये ऐसा कौन सा शख्स आ गया जो एक बार ऐसे मना कर रहा है ऑर्डर मानने से। और हालात कुछ ऐसे हो गए कि फाइनली द अथॉरिटीज रिट्रीटेड एंड परमिटेड गांधी टू मेक एन इंक्वायरी। अब इसके बाद जब गांधी नहीं मानते हैं, गांधी जब अड़े रहे, तो फिर इनको फाइनली कहा जाता है कि आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी इस मैटर को देखने के लिए, और इंटरेस्टिंगली महात्मा गांधी उस कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर थे। अब क्या हुआ कि गांधी यहां से जो अथॉरिटीज हैं उनको कन्विंस कराने में सक्षम हो जाते हैं। गांधी वॉज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज, और फाइनली क्या होता है, जो तिनघटिया सिस्टम है वो एबोलिश कर दिया जाता है। और यहां एक और चीज कि जो पीजेंट्स थे उनको एक कंपेंसेशन भी मिलना था यूरोपियन की तरफ से, ठीक है। द पीजेंट शुड बी कंपेंसेटेड फॉर द इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फॉर देम। उनसे जो भी इलीगल ड्यूज लिया गया है वो उनको उनके साथ कंपेंसेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स ही एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड। जो भी मनी लिया गया उसका 25% कंपनसेट होगा। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने पहला बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जीत लिया था। यहां पे ये सिविल डिसोबीडियंस क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहां पर कौन से ऑर्डर को मानने से उन्होंने मना किया। तो जब वो जाते हैं और उन्हें वापस भेजने को कहा जाता है, ठीक है, कि आप यहां से चले जाइए, इस ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना था। एंड दैट वाज द रीजन इट वाज अ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, ठीक है। तो पहला जो बैटल इनका जो स्टार्ट हुआ इंडिया में आने के बाद वो था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहां की कहानी थोड़ी सी अलग थी। बेसिकली यहाँ ये 1918 का टाइम है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये हुआ कि एक डिस्प्यूट होता है कॉटन मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो कॉटन मिल के मालिक थे उनके साथ किसका डिस्प्यूट होता है, जो वर्कर्स थे उनका, ओवर द इश्यू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लेग बोनस। जो प्लेग बोनस उनको मिल रहा था वर्कर्स को, उसको डिसकंटिन्यू करने की बात की जा रही थी, और हुआ भी था ये, ठीक है। अभी क्या हुआ कि द मिल ओनर वांटेड टू विथड्रॉ द बोनस। जो मिल ओनर थे वो चाहते थे उस बोनस को हटाना, और वर्कर्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे 50% इन देयर वेजेस सो दैट दे कुड मैनेज इन द टाइम्स ऑफ वॉर टाइम इन्फ्लेशन। यहां मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वॉर होता है तो सबसे पहले जो चीज होती है वो है प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और अगर किसी का इनकम वही रहता है तो उसको फिर जो उसके आगे की स्पेंडिंग होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पे एक सिचुएशन ऐसा था कि जब वॉर का टाइम था
तो जो मिल ओनर्स थे वो काफी उनकी जो अर्निंग थी वो बढ़ गई थी। आप इस चीज को समझिए, जो मिल ओनर्स थे उनकी अर्निंग बढ़ी है इस वॉर टाइम में, लेकिन जो वर्कर्स हैं या जो लोकल लोग थे उनके साथ क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? क्योंकि चीजों के जो कॉस्ट थे वो काफी बढ़ चुके थे मार्केट में। अब यहां क्या हुआ, वर्कर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, 50% राइज, लेकिन मिल ओनर क्या बोल रहे हैं, 20%। इस बीच में एक्चुअली एक हो गया प्रॉब्लम, ये जो वर्कर्स हैं ये चले गए स्ट्राइक पे, ठीक है। अब जब ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो जो मिल ओनर्स थे इन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है आप लोगों को स्ट्राइक पे जाना है, आप लोग जा सकते हैं, और मिल ओनर्स ने इंडिया के दूसरे पार्ट से वर्कर्स बुलाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसलिए फिर यहां पे और एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जो मिल वर्कर्स थे दे वेंट टू अनुसुईया साराभाई, जो एक सोशल वर्कर थी, फॉर हेल्पिंग इन फाइट फॉर जस्टिस। यहां एक चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि ये मिल ओनर्स डायरेक्टली महात्मा गांधी के पास नहीं गए थे, ये जो मिल वर्कर थे। तो वर्कर किसके पास जाते हैं, अनुसुईया बहन के साथ, अनुसुईया साराभाई के पास, ठीक है। और फिर अनुसुईया साराभाई है वो जाती है गांधी के पास, ठीक है। वो जाकर गांधी जी से कहती है कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है। अब क्या हुआ, गांधी जी ने सीधा कहा कि आप जाओ स्ट्राइक पे, गो ऑन अ स्ट्राइक। किसको कहा गांधी जी ने, वर्कर्स को। एंड डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस इंस्टेड ऑफ 50%। क्योंकि देखो यहां पे ये वर्कर का है 50, जो मिल ऑनर है उनका है 20, दोनों का एवरेज निकाल दिया महात्मा गांधी ने, बोला कि अब 30% इंक्रीज की बात करो, 50% नहीं करो। उसके बाद गांधी जी ने एडवाइस किया वर्कर्स को टू रिमेन नॉन वायलेंट व्हाइल ऑन द स्ट्राइक, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, महात्मा गांधी के कहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आप ये चीज समझो कि अभी महात्मा गांधी बस इनसे कह रहे हैं, जो वर्कर्स हैं इनसे कह रहे हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो। अभी महात्मा गांधी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे अभी तक, लेकिन जब लगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो ही हिमसेल्फ अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ, जो पहली बार महात्मा गांधी ने किया था। ये बैठ गए फास्ट पे, और उस समय तक महात्मा गांधी ऑब्वियसली बहुत चर्चित शख्स हो चुके थे कंट्री में, तो इनका फास्ट अनटू डेथ पे जाना इसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जो मिल ओनर्स थे उनके लिए। एंड फाइनली द मिल ओनर्स अग्रीड टू सबमिट द इशू टू अ ट्रिब्यूनल। जो स्ट्राइक था वो खत्म किया गया और अल्टीमेटली 35% वेज हाइक दिया गया वर्कर्स को। मतलब गांधी यहां भी जीत गए। अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि पहली बार फास्ट अनटू डेथ कब हुआ, तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय हुआ था, ठीक है। यहां दो चीजें हैं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। पहला, अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन कब फाउंड हुआ था, 1891 में। इसका मकसद क्या था, टू डेवलप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। दूसरा, जो अभी मैंने अनुसुईया बहन के बारे में बताया है, तो यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि देयर वाज अ टेक्सटाइल अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1920 एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय अनुसुईया साराभाई, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज याद रखना है अपने को। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जो चंपारण है उसको भी जीत चुके हैं, जो यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है उसमें भी ये जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा खेदा। अब यहाँ पे जो खेदा सत्याग्रह है इसमें क्या हुआ, ये था महात्मा गांधी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। मैंने जब आपको बताया था चंपारण सत्याग्रह, तो उस वाले में था सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी के पहला सिविल डिसोबीडियंस। खेदा सत्याग्रह क्या है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ ड्रॉट इन 1918 द क्रॉप्स फेल्ड इन द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1918 में एक ड्रॉट आता है, एक सूखा आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो खेदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहां पर क्रॉप फेल हो जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक रिवेन्यू कोड दिया था जिसमें यह था कि अगर जो यील्ड है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, वो अगर लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल होता है तो जो फार्मर्स है उनको रीमिशन मिलेगा, दे वेट एंटाइटल्ड टू रीमिशन, ठीक है। मतलब उनको एक तरह की छूट मिलेगी। कब, अगर लेस देन 1/4 ऑफ नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ तब। लेकिन यहां क्या हुआ कि अब आप यहां खुद समझो, अभी 1918 मतलब स्टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है। अल्टीमेटली अंग्रेजों को क्या चाहिए, पैसा।
ठीक है, तो पैसा उनको चाहिए कहां से? तो ऑब्वियसली है उनको तो जहां जहां से जो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कभी उसको कम नहीं करना चाहेंगे। तो यहां अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो। कितनी बुरी हालत हुई होगी आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, कि ऑल्दो क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो चुका है और यहां पर कहा जा रहा है टैक्स पे करने के लिए। महात्मा गांधी के पास ये मैटर पहुंचता है और महात्मा गांधी ने फार्मर्स को मना कर दिया नॉट टू पे द टैक्स, आप टैक्स पे नहीं करेंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गांधी वॉज जस्ट स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल, बट अल्टीमेटली जो सब कुछ ग्राउंड पे जाके जो शख्स संभाल रहे थे वो थे सरदार पटेल। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरदार पटेल का इन्वॉल्वमेंट तीनों में से किस में था, तो ये था खेदा सत्याग्रह में। क्योंकि ये जो पटेल थे वही जाकर के विलेजेस में जाते थे, वो ऑर्गेनाइज करते थे, एक जगह लोगों को बुलाते थे और फिर उनको नेसेसरी जो भी चीजें होती थी वो बताई जाती थी। ठीक है, पटेल अलॉन्ग विद हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड द टैक्स रिवोल्ट। अब अगर यहां से आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना कि खेदा सत्याग्रह के समय एक टैक्स रिवोल्ट हुआ था, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो कभी भी महात्मा गांधी का नाम लिख करके नहीं आना है। ठीक है, वो बेसिकली ऑर्गेनाइज किसने किया था? सरदार पटेल ने। अब यहां पे क्या हुआ कि इवन व्हेन ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस द गवर्नमेंट सीज द फार्मर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। अब आप ये चीज देखो, यहां क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि गवर्नमेंट ने उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने बेचा किसको होगा, कभी सोचा है आपने? ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने सीज करने के बाद पर्सनल प्रॉपर्टी को सपोज किसी को सेल किया है, तो ये किसको सेल किया होगा इन्होंने? ऑब्वियसली किसी न किसी इंडियन को ही सेल किया होगा। तो ये महात्मा गांधी का आइडिया ये था कि ये जो इंडियंस है ना जिन्होंने इन कॉन्फिस्केटेड लैंड्स को खरीदा है, जो इन गरीब फार्मर्स के लैंड को खरीदा है, उनको कहते हैं ना समाज से बहिष्कृत करना, उनको सोशली ऑस्ट्रिसाइज करो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक महात्मा गांधी का ही आइडिया कहा जाता है ये, कि जिन लोगों ने खरीदा है वो भी इंडियंस है तो उनको भी समाज से बाहर करो। ठीक है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट अग्रीड टू सस्पेंड द टैक्स फॉर द ईयर इन क्वेश्चन। मतलब उस साल, उस पर्टिकुलर ईयर जो टैक्स लगना था उसको सस्पेंड कर दिया और उसके साथ साथ अगले समय के लिए भी अगले ईयर के लिए भी रिड्यूस्ड द इंक्रीज इन रेट एंड रिटर्न ऑल द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। जो जो प्रॉपर्टी इनसे लिया गया था उसको वापस कर दिया गया। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देख लिया चंपारण महात्मा गांधी जीत गए, अहमदाबाद जीत गए, खेदा जीत गए। आते आते एक तरह से कह सकते हैं कि 3 जगह पर ये जाते हैं और तीनों जगह पर ये सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अल्टीमेटली क्या क्या गेन हुआ चंपारण, अहमदाबाद एंड खेदा से? यहां पर है कि गांधी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पीपल द एफिकेसी ऑफ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। गांधी आते आते गांधी की जैसे ही एंट्री हुई ये बता चुके हैं कि सत्याग्रह की ताकत क्या होती है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने जो यहां बताई थी वो ये था कि ही फाउंड हिज फीट अमंग द मासेस एंड केम टू हैव अ श्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मासेस। यहां से कहीं ना कहीं उनको पता चल चुका था कि मास का एक साथ लोगों का एकजुट होना, उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। उसके साथ साथ ही एक्वायर्ड द रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट ऑफ मेनी स्पेशली द यूथ। ऑब्वियसली जब इतने बड़े लेवल पर अगर कुछ कोई करता है तो रेस्पेक्ट जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि गांधी के अभी जस्ट 3 साल पहले एंट्री ही हुई थी। ठीक है, और इसी 3 साल में इन्होंने इतना कुछ कर दिया था। दूसरी चीज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि क्या इंडिया में पहली बार ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा था जिस तरीके का चंपारण में प्रॉब्लम हुआ या फिर अहमदाबाद में हुआ या फिर खेदा में हुआ? क्या ऐसा पहली बार हो रहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिछले 100-150 सालों से ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स थे वो चलते आ रहे थे, लेकिन इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़े लेवल पर जाकर के रिप्रेजेंट कर देना, जो मेन अथॉरिटी बैठी हुई है उसको सेक कर देना, ये अगर किसी को पता था तो वो थे महात्मा गांधी। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप खुद समझो, ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो जो 3 कठिया सिस्टम है वो सिर्फ चंपारण में उस समय सिमटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि थ्रू आउट द कंट्री ऐसा चल रहा था।
ठीक है। लेकिन इस छोटे से कॉज को भी एक बड़े लेवल पर ले जाने का काम किसका था? महात्मा गांधी ने, और ये इन्होंने किया। कहीं ना कहीं ये जो काबिलियत थी वो किसी और लीडर में थ्रू आउट द स्ट्रगल नहीं थी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम लोग आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू सो मच।